जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के बारे में। और ये जो आपकी अप्रेंटिसशिप आई है, ये आई है दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR की अप्रेंटिस आई है। और जिन भी कैंडिडेट ने ITI कर रखा है और जिन्हें अप्रेंटिस की तलाश थी और रेलवे में ही करना चाहते थे, तो उनके लिए ये अच्छा मौका है। और बाकी अभी हम यहाँ पे अगर बात करें तो दोस्तों फॉर्म जो है वो आपका 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो गया है और 30/8/2020 तक का ये फॉर्म की लास्ट डेट है, रात के 12 बजे से पहले। उसके बाद बात कर लेते हैं कि टोटल आपकी ट्रेड कितनी है। तो दोस्तों टोटल ट्रेड की बात की जाए तो 16 ट्रेड है आपकी, जिसमें कि 432 टोटल आपकी सीट है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कोपा के लिए जनरल 37, OBC 9, OBC 24 और ये EWS 9, ST के लिए 7, SC के लिए 13, टोटल 90 है सीट। और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 9 और दिव्यांग के लिए 3, हैंडीकैप के लिए। फिर दोस्तों बात करते हैं सेकंड ट्रेड की, वो है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए। ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि जनरल के लिए 10, EWS के लिए 2, OBC के लिए 7 और SC के लिए 5, ST के लिए 2, टोटल 25 सीट। और फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 2 और दिव्यांग के लिए 1। ऐसे ही स्टेनोग्राफर हिंदी में है, फिटर में भी है, और फिर इलेक्ट्रिशियन में वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, RAC मैकेनिक, वेल्डर, प्लम्बर, मेसन, पेंटर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, टर्नर और शीट मेटल वर्कर। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि रेलवे में शीट मेटल वर्कर की और दोस्तों ये आपके प्लम्बर की ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी अप्रेंटिस। और इस बार यहाँ पे इन्होंने अप्रेंटिस दी है। तो आप जो भी इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं शीट मेटल वर्कर से, जिन्होंने ITI किया है या प्लम्बर से किया है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए भी ये अच्छा मौका है। हाँ, मानता हूँ कि सीटें कम है दोस्तों, क्योंकि जितनी उनको ज़रूरत होगी उसी हिसाब से उन्होंने सीटें निकाली हैं। फिर यहाँ पे आज हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा तो जो सीट है आपकी, वो दोस्तों आपकी है इस बार कोपा की। और इतनी तो फिटर की भी दोस्तों नहीं है, फिटर की भी 80 ही सीट है सिर्फ। तो इस बार कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की ज़्यादा सीटें निकली हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपको 10+2 शिक्षा पदोन्नति के तहत जो है 10वीं मैट्रिक तथा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो मतलब आपके पास 10th होना चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे सेकंड वाला बात कर लेते हैं, अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रेड है इन्होंने दी है, इसी से संबंधित कोई ट्रेड में अगर आपका ITI है 10th के बाद, तो आप जो है मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। फिर दोस्तों आपकी बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट दोस्तों 1/7/2020 मतलब 1 जुलाई 2020 से आपकी गिनी जाएगी। तो जिनकी भी 1/7/2020 को 15 वर्ष पूरी हो चुकी है और 24 वर्ष उससे ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हम एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पे अधिकतम जो आयु सीमा होती है आपकी उसमें जो है SC ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को OBC को 3 वर्ष और दिव्यांग व भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाती है, ये एज में दी जाती है। अब यही हम बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। अगर आप जनरल हो तो आपकी 1/7/1996 से 1/7/2005 के बीच की पैदाइश होनी चाहिए। और अगर आप अनुसूचित जनजाति हो तो 1/7/1991 से 1/7/2005 के बीच की हो सकती है आपकी। और अगर आप अनुसूचित जनजाति हो तो 1/7/1991 से 1/7/2005 के बीच में हो सकती है। मतलब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों का सेम है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। फिर OBC के लिए 3 साल का दिया है, तो 1/7/1993 से 1/7/2005 के बीच में। और फिर दिव्यांग भूतपूर्व की बात की जाए दोस्तों, तो इनको सबसे ज़्यादा एज रिलैक्सेशन मिलता है 10 साल का, जो कि होता है आपका 1/7/1986 से 1/7/2005 के बीच। तो 2005 के बाद वाले हैं वो दोस्तों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर 1/8/2005 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि उम्र में छूट हाल का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही मिलेगी। तो आप ये चीज़ याद रखना कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। अगर उससे पुराना है तो दोस्तों आपको जो है इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि जो आपकी अप्रेंटिस जो कितने ईयर की होगी, कितने ड्यूरेशन होगी उसकी। तो चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में इंगेज किए जाएंगे तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता
अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो आप जो है इंगेज किए जाओगे, फिर आपको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और आपको जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान जो है वजीफ़ा और जो स्टाइपेंड वगैरह आपका मिलता है तो वो आपका उसके स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगा। और बाकी अगर हम बात करें तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है वो आपका पूरा कर लेने के बाद आपका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। फिर चयन प्रक्रिया की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपकी 10th और ITI दोनों की जो है दोनों के मार्क्स के बेस पे मेरिट बनेगी। ठीक है दोस्तों, दोनों का एवरेज लिया जाएगा। मान लो कि अगर आपका 10th में 75 है और ITI में भी 75 है तो दोस्तों आपका जो है 150 का जैसे एक औसत मेरिट आपकी ऐसे कुछ बनेगी। तो OBC की कितनी जाएगी वो बाद में होगा, अभी तो कोई ये कह नहीं सकता है कि अभी कितनी मेरिट जानी है। तो ये तो भाई मेरिट आने के बाद ही और रिज़ल्ट आने के बाद ही पता होगा। हालांकि आप प्रीवियस जो मेरिट थी उसके अनुसार अंदाज़ा लगा लीजिएगा, नहीं अगर होता है तो मैं इस पर एक वीडियो और कोशिश करूँगा कि बना दूँ। फिर बात करते हैं दोस्तों, अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपने 10वीं और ITI के अंक जो हैं वो पोर्टल पर योग्यता सेक्शन के निश्चित रूप से भरे। तो भाई दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने की बात है, क्योंकि अगर आपने ये ऐसा नहीं किया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो बात हम करते हैं ज़रूरी क्या है कि अगर आपका 10वीं और ITI का जो आप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करोगे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, तो वहाँ पे जो है आपको आपके 10वीं और ITI के जो मार्क्स हैं वो आपको फिल ज़रूर करने हैं क्वालिफ़िकेशन में। अगर ऐसा नहीं करते हो तो देख लो आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद करते हैं दोस्तों कि चिकित्सा परीक्षण। तो चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिस अधिनियम 1961 और परिविष्ट नियम 1992 के पैरा 4 समय समय पर यह संशोधित होता रहता है। उसके के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ से खुद बनवा के ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे रेलवे की तरफ से आपका मेडिकल नहीं होगा। कई जोनों में हालांकि रेलवे की तरफ से होता था। मैं भी एक रेलवे एक्ट अप्रेंटिस हूँ और मेरा तो जो है दोस्तों हमारे जोन के जो वहाँ पे रेलवे का लोको हॉस्पिटल था वहाँ पे हम लोग का मेडिकल टेस्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो है आपको खुद ही का अपना बनवा के लेके जाना है। और दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर राजपत्रित से हस्ताक्षर होने चाहिए। तो यहाँ पे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या तो आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का डॉक्टर होना चाहिए राजपत्रित, उसी के होंगे। और सहायक सर्जन के नीचे का नहीं होना चाहिए। सहायक सर्जन से ऊपर का होना चाहिए या सहायक सर्जन होना चाहिए। उससे नीचे का अगर दोस्तों होगा तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। तो प्राइवेट डॉक्टर से आप रिस्क मत लीजिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का। कोशिश करिएगा कि जो है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं संविदा की। तो यहाँ पे चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा या यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी शिक्षुता के अनुबंधन में पालन अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाएगा। तो दोस्तों जब आप अप्रेंटिस के लिए जाओगे तो आपका एक लेटर जनरेट होगा और लेटर जनरेट होने के बाद जो है अगर इन केस कोई ऐसा बंदा है जो 18 से कम एज का है तो उसको जो है उसके माता पिता को कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे साइन करना होगा। ठीक है, और वो जो अनुबंध है उसका पालन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव। तो दोस्तों यहाँ पे बात ध्यान से देख लीजिएगा। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार, समझ रहे हैं, अगर प्रशिक्षण आपका समाप्त होता है तो किसी भी प्रशिक्षु को और किसी भी रोजगार की यहाँ पे गारंटी नहीं दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक बार हम दिखा देते हैं आपको। तो प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और ना ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। तो भाई अगर मान लो कि आपको कोई वो जॉब देते हैं तो वो कितने दिन रहेगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। पहली बात तो ये आपको जॉब देंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 1961 अप्रेंटिस एक्ट है और इसके बाद ये 1992 में दोस्तों इसमें संशोधन भी हुआ था। तो आप ज़रूरी है आप पूरी जानकारी ले लो, क्योंकि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों व अधिनियमों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर ले। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम भूतपूर्व सैनिक की। तो अगर 10% आरक्षण जो है उनके लिए चयनित भूतपूर्व सैनिक तथा उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है। और फिर अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक उनकी संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक्स सर्विसमैन को 10% का जो है आपको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पे और आपको हम बता देते हैं,
ये जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको, ये 30/8/2020 है, ठीक है। और यहाँ पे मृत सैनिक के बच्चे, युद्ध के समय मारे गए दिव्यांग सैनिक सहित भूतपूर्व सैनिक के बच्चे, और जो अभी सर्विस में हैं उनके भी बच्चे, और भूतपूर्व सैनिक खुद, और सेवारत जवान के बच्चे, और जो अभी ऑफिसर और जो आपका जो कांस्टेबल वगैरह या जो भी हैं जवान वगैरह हैं उनके बच्चे भी यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक मतलब एक सर्विसमैन का कोटा पा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आवेदन प्राप्ति, और वैसे भी आपको पता ही है कि जो आपका क्या कहते हैं जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है दोस्तों वो काफ़ी कम जाता है, इसलिए जो है ये जो भूतपूर्व सैनिक है या उनके बच्चे हैं या सेवारत सैनिकों के बच्चे हैं तो उनको जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। फिर बात करते हैं दोस्तों आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि की, तो पूर्ण रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 1/7/2020 से 30/7/2020। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे इन्होंने ये डेट जो है ये गलत दी है, ये 1 अगस्त 2020 है। यहाँ देखिए आप ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 1/7/2020 ये है, देख लीजिए 1/7/2020 से 30/7/2020, 7 होता है जुलाई का महीना। यहाँ पे अभी हम आपको ऊपर और दिखा देना चाहते हैं कि ये 28/7/2020 को तो खुद नोटिस आया है, उसके बाद 1/8/2020 से 30/8/2020 है, तो वहाँ पे वो डिटेल गलत दी है दोस्तों। जुलाई नहीं अगस्त के महीने में आवेदन हो रहे हैं और अगस्त के महीने में ही 30 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। और बाकी अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कृपया आवेदन के दैहिक फिजिकल प्रति इस कार्य को ना भेजें। तो मतलब ये हैंड टू हैंड जो है ये आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये अप्रेंटिस पोर्टल से ही आपका होगा। और फिर हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये कैसे होगा, तो अभी मैं आपको इसको इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि आप कैसे अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पे जा सकते हो और वहाँ से ये वैकेंसी जो है ये अप्रेंटिस है आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। और बाकी हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो दिव्यांग का लाभ लेना चाहते हैं वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। तो आपके पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और वो भी 40% से ज़्यादा की हैंडीकैप अगर हो तभी आपके वो वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इन्होंने अपना सहायता हेतु इस कार्यकाल में के दूरभाष नंबर, तो यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर दिया है 7752243635, इस पे आप संपर्क करके और डिटेल ले सकते हो। वैसे आपको मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूँगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पढ़ के ही आपको सब समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म भरना है या क्या क्या कितनी कितनी पोस्ट है, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं हम आगे, और ये बाकी इंग्लिश में दे दिया है यही है नोटिफिकेशन। तो अभी हम आपको जो है बता देते हैं कि कैसे आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम अपने पोर्टल की ओर चलते हैं, लॉगिन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये आपकी वेबसाइट है apprenticeshipindia.org, और यहाँ से जाके आप जो है SECR की रेलवे अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे करना है आपको ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है सिंपल सा, यहाँ पे पहले आपको अगर लॉगिन नहीं किया है तो आपको लॉगिन कर लेना है। देन उसके बाद अगर आप फ़ोन में कर रहे हो दोस्तों तो मैं बताता हूँ आपको फ़ोन में कैसे होगा, या PC में भी कर रहे हो तो PC में भी कुछ आपकी इस टाइप की वेबसाइट आएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो 3 ये दिखा रहा है 3 लाइन, यहाँ 3 लाइन पे 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक कीजिएगा, और फिर इसके बाद ये मोबाइल में अगर कर रहे हो तो 3 लाइन पे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा उसको ऊपर ले जाने के लिए। और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों तो कोर्स टाइप, यहाँ पे आपको डेजिग्नेटेड चूज़ करना है। और उसके बाद कोर्स की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोपा की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर पूरा लिखिएगा, तो यहाँ पर आपका आधा ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेट की बात करते हैं दोस्तों तो छत्तीसगढ़ चूज़ कर लेते हैं, ऊपर ही दे रहा है हमारा। और छत्तीसगढ़ चूज़ करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि ये लोडिंग हुआ और ये कुछ अप्रेंटिस हमारे सामने खुल के आ गई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो अप्रेंटिस खुल के आई हैं अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के लिए जो आपकी दिखा रहा था कि ऐसे आप सेल के लिए दिखा रहा है, देखिए। और यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, ये सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर ये है ना, पर्सनल ऑफिसर। तो ये जो आपकी है मेरे पे तो आया है दोस्तों 1 2 तीसरे नंबर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो, सीधा अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। और ये ऐसे, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ शायद इनका अभी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इनकी जो प्रोफाइल है वो दोस्तों कंप्लीट नहीं है। तो अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है दोस्तों तो आप प्रोफाइल कंप्लीट कीजिएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ऐसा लिख के आएगा,
आपकी प्रोफाइल इमेज, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, कैंडिडेट क्वालिफिकेशन नॉट अपडेटेड। तो यहाँ पे पूरी प्रोफाइल जब आपकी अपडेट होगी तभी आपका जो है यहाँ पे डिटेल कुछ आएगी। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे कि ये अप्लाई होने के बाद आपका क्या प्रोसेस होगा। तो दोस्तों आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, उस समय आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, मतलब गवर्नमेंट से ही जाइएगा, या तो सेंट्रल का आपका डॉक्टर हो या तो स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्टर हो। लेकिन दोस्तों प्राइवेट डॉक्टर का आप नहीं लेके जाइएगा। अगर प्राइवेट डॉक्टर का आप लेके जाते हो तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। और जो भी डॉक्टर होगा दोस्तों वो राजपत्रित होना चाहिए, गेस्टेड होना चाहिए। और दूसरी बात हम आपको एक चीज़ और बता दें, अगर गेस्टेड है तो जाहिर सी बात है वो सेंट्रल या स्टेट का ही होगा। और एक और हम बात बता दें आपको कि अगर आपको जैसे कि अगर आप मेडिकल में अनफिट होते हो या आपका मेडिकल अनफिट से होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैसे तो अगर आपका हैंडीकैप हो तो आप अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना। अगर आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप इस कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद।